हमने उस दिन जो है वो फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम शुरू किया था। मैंने इसकी रिकॉर्डिंग अभी शेयर नहीं की, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा एक दफ़ा चैप्टर पूरा हो जाए, मतलब चैप्टर की एक दो वीडियोस हो जाए फिर इकट्ठी शेयर करूंगा, तो इसलिए मैंने अभी तक उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो शेयर नहीं की। सही है। तो हमने यहाँ पर छोड़ा था, आज हमने कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। एम का सिलेबस हमारा कम है, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखें। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ना मैग्नीट्यूड पता है ना एंगल पता है, आपको दोनों चीजें फिगर आउट करनी है। और आपको कोई फेवरेबल डायरेक्शन ही नहीं पता। अगर आपको याद हो तो हमने उस दिन भी डिस्कस किया था, अगर आपको फेवरेबल डायरेक्शन ना पता हो तो आप राइट साइड को पॉजिटिव और अप साइड को अपवर्ड को पॉजिटिव ले सकते हो, एंड पे अगर वो नेगेटिव आएंगी तो फिर आप ऑपोजिट डायरेक्शन कंसिडर कर लीजिएगा। तो इसमें भी देखते हैं, उससे पहले हमें 15 न्यूटन्स के दो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। एक 15 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा। हॉरिजॉन्टल वाला एंगल के साथ है तो वो एडजेसेंट कंपोनेंट होएगा, जो आपका वर्टिकल वाला है वो ऑपोजिट है तो वो आपका साइन कंपोनेंट होएगा। 25 के साथ भी ऐसे ही होगा, 25 के भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे। मोहित ऐड करना किसी को। तो आपके जो दो कंपोनेंट्स हैं वो ऐसे होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एडजस्टेंट होएगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ऑपोजिट होगा। 30 न्यूटन का कोई कंपोनेंट नहीं बन सकता, क्योंकि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के कोई कंपोनेंट नहीं होते। अब हमने उस दिन डिस्कस किया था ये वाली चीज, कि आपने इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है कि आप एक टेबल बना लें, ताकि आपको बार बार जो है ना वो डायग्राम की तरफ ना देखना पड़े। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी आप यहाँ पर लिख लें, ठीक है। आपके पास तीन फोर्सेज हैं। एक आपके पास है 15 न्यूटन वाली फोर्स, ठीक है। एक आपके पास है 25 न्यूटन वाली फोर्स, और लास्टली आपके पास है 30 न्यूटन वाली फोर्स जो कि वर्टिकली एक्ट कर रही है, ठीक है। तो और आगे जो है वो आप उनके कंपोनेंट्स लिख लें, और साथ में उन कंपोनेंट्स के साथ साइंस भी लगा लें, कि देख लें आपने कौन कौन सा कंपोनेंट उसका यूज करना है और उसके क्या कौन सी डायरेक्शन बन रही है। तो 15 न्यूटन को अगर आप देखो तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो राइट साइड पे है, और वो कॉस कंपोनेंट बन रहा है, तो 15 कॉस 40 लिखें और आगे राइट एरो लगा दें, ताकि बाद में जब आप क्वेश्चन में नीचे क्वेश्चन बना रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता हो। उसके बाद वाई कंपोनेंट जो है वो उसका अपवर्ड है और वो साइन कंपोनेंट है, तो 15 साइन 40 बना दें और एरो जो है वो अपवर्ड लगा दें, ठीक है। 25 के साथ भी ऐसे ही है। 25 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बैकवर्ड्स एक्ट कर रहा है, तो आप लिखेंगे 25 कॉस 30 और बैकवर्ड का एरो लगा दें, और इसका दूसरा कंपोनेंट होगा 25 साइन 30 और उसका अपवर्ड कंपोनेंट होगा, ठीक है। 30 न्यूटन आपकी वर्टिकल फोर्स है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो नहीं सकता, इसलिए वो जीरो होगा। और वर्टिकल कंपोनेंट सिंस वो खुद वर्टिकल ही है तो वो वर्टिकल वही रहेगा, बट डाउनवर्ड्स है, जो कि गिवन है क्वेश्चन में। अब जब आपको रिजल्टेंट फोर्स नहीं पता होती, आपको रिजल्टेंट फोर्स की नई डायरेक्शन पता होती, आपको इक्विलिब्रियम का सिचुएशन का नहीं पता होता, तो आप उस केस में अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड या अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड या फिर फॉरवर्ड इज इक्वल टू बैकवर्ड नहीं कर सकते। उस केसेस में आपने जो है उल्टा करना होता है, कि एक्स कंपोनेंट्स निकालने के लिए आपको चाहिए होता है आर एक्स। और आर एक्स कैसे निकलता है, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड करके, ठीक है। अब ऊपर जो आपने टेबल बनाया हुआ है उससे देख लिया आपके पास फॉरवर्ड फोर्स कौन कौन सी है। एक फॉरवर्ड फोर्स है आपके पास 15 कॉस 40, और एक आपके पास बैकवर्ड फोर्स है 25 कॉस 30। इसके अलावा आपके पास और कोई बैकवर्ड फोर्स नहीं है। 0 डिग्री से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करके कैलकुलेटर से मुझे जरा जल्दी से आंसर बता दें तो बहुत ही बेहतर बात हो जाएगी। मैं भी साथ साथ कर लेता हूँ। 15 कॉस 40 माइनस 25 कॉस 30। आंसर आ रहा है -10.1516, ठीक है। अच्छा, अब अगर देखो तो हमारा आंसर माइनस आ गया, विच मीन हमने फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड जो कंसिडर किया था वो गलत कंसिडर हुआ है। वो कह रहा है कि आपकी जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड वाली नहीं है, वो बैकवर्ड वाली होनी चाहिए थी। विच मीन्स आर एक्स की जो डायरेक्शन ओरिजिनल वाली बनेगी आफ्टर रिजॉल्विंग वो बैकवर्ड्स होनी चाहिए, ठीक है। अब सिमिलरली जो है वो आप आर वाई भी यूं ही फाइंड कर लें। आर वाई फाइंड करने के लिए आप अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड करोगे। अपवर्ड आपके पास दो फोर्सेज हैं, एक 15 साइन 40 है जो अपवर्ड है, दूसरी आपके पास 25 साइन 30 अपवर्ड है, ठीक है। और लास्टली आपके पास जो डाउनवर्ड है वो 30 है।
अब इसका भी हमने यही चेक करना है कि क्या जो हमने डायरेक्शन सेलेक्ट की है वो सही है कि नहीं है। तो 15 sin 40 + 25, मोहित ऐड करना फजील को, 25 sin 30 - 30। तो हमारी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है -7.858 न्यूटन। विच मीन्स हमने ये वाली डायरेक्शन भी जो है वो गलत पिक की थी। इसकी जो डायरेक्शन बनती है वो डाउनवर्ड बनती है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप अपना ट्राइंगल पूरा करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने फाइंड जो है आर की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो जब आप अपना ट्राइंगल पूरा करेंगे तो आप देखें आपके पास आर एक्स जो है वो बैकवर्ड्स एक्ट कर रहा है। ठीक है। आर वाई जो है वो आपके पास डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है। और ये आपका जो ओरिजिनल आर है वो कुछ इस तरह एक्ट करेगा, विच कैन बी फाउंड बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो आर की वैल्यू जो है वो लिख लें, √10.16 का स्क्वायर प्लस 7.858 का स्क्वायर। इसको रिजॉल्व कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर किसी को ये है कि मैंने माइनस क्यों नहीं कंसिडर किए, तो माइनस कंसिडर करने से जो है वो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर जो है वो उसको वैसे भी पॉजिटिव बना देगा। तो 12.8 न्यूटन जो है वो आपके पास फाइनल आपके रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड बनेगी। बट आपको डायरेक्शन भी निकालनी है, और डायरेक्शन का मतलब अगर आपको याद हो तो होता है कि आपने थीटा निकालना है। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan 1 RY/RX। ठीक है। आर वाई की क्या वैल्यू है, tan 1 7.858 डिवाइडेड बाय 10.16। ठीक है। तो यहां से आपके पास फाइनल थीटा की क्या वैल्यू बनेगी, tan 1 7.858 10.16, 37.19। 37 पॉइंट, मैंने 37.719। ठीक है। मैं जूम आउट कर रहा हूँ, आप एक दफा देख लें। अगर आपको लगे कि कोई मसला है तो जरूर मुझसे जो है ना वो एक दफा कंसल्ट कर लें। अगर आपको लगे कि इसमें कोई मसला नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि इसमें तो अब आंसर जो है वो मुझे समझ नहीं लग रही कि हमारा कौन से वाला है ये क्वेश्चन। तो बाकी सारा जो है वो मुझे ठीक ही लग रहा है। आई डोंट थिंक उसकी कोई जरूरत है। अच्छा, गोइंग बैक भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। ठीक है। ये मैं ग्रुप में भेज देता हूँ ताकि अगर किसी को हो तो वो यहाँ से कर सके। अच्छा चलो बाद में भेज दूंगा, नहीं तो ये सारा काम लंबा हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। सॉरी, इसका बी पार्ट भी है अभी। इसके बी पार्ट में वो कह रहे हैं कि आपने द फोर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन इज नाउ रिप्लेस्ड बाय the force of 15 न्यूटन इज नाउ रिप्लेस्ड बाय अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ। तो अब अगले पार्ट के लिए ये जो फोर्स है ये 15 नहीं है, ये सिंपल एफ न्यूटन है। ठीक है। वो कह रहे थे न्यू रिजल्टेंट फोर्स हैज अ कंपोनेंट 0 इन द डायरेक्शन ऑफ बी टू सी, which means
उसका जो आर एक्स कंपोनेंट है वो जीरो है। ठीक है, ये उसने कहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो उसका आर एक्स कंपोनेंट जो है वो जीरो है। उसका सिर्फ और सिर्फ आर वाई कंपोनेंट होएगा। और प्लीज याद रखो, पिछली वाली वैल्यू जो है वो आप आर एक्स की आर वाई की यूज नहीं कर सकते। फिर वो कह रहे हैं कि इसके साथ ना आप ये भी करें कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी बता दें न्यू रिजल्टेंट फोर्स की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए y2 - y1 लगा सकते हैं, बट आप वर्टिकल डायरेक्शन के लिए y2 - y1 नहीं लगा सकते। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए y2 - y1 क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका आर एक्स की जो वैल्यू है वो जीरो है। तो अभी भी दोबारा जो है वो टेबल बना लें। ठीक है, जब आप टेबल बनाओगे तो आपके पास इस दफा मेरे ख्याल है दो फोर्सेस हैं। एक आपके पास फोर्सेस है, बल्कि तीन ही है, 25 है, एफ है और 30 है। ठीक है, तो बल्कि आपके सारे के सारे सेम कंपोनेंट्स ही होंगे, 25 और एफ का। ठीक है, उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक एक्स वाला कंपोनेंट और एक वाई वाला कंपोनेंट। तो वो सारी वैल्यूज भी सेम है, सिर्फ यही डिफरेंस है कि एफ की वैल्यू आपको नहीं पता। तो ये एक्स है, ये वाई है। 25 का एक बैकवर्ड कंपोनेंट था, 25 कॉस 30 के नाम से, वो बैकवर्ड्स था। ठीक है, और एफ का जो फॉरवर्ड कंपोनेंट था वो था एफ कॉस 40 के नाम से। ठीक है, वो फॉरवर्ड था। और इसका जो अपवर्ड कंपोनेंट था वो था 25 साइन 30, और वो अपवर्ड था। और इसका था एफ कॉस एफ साइन 40, और वो भी अपवर्ड था। ठीक है, बाद में साथ में एक आपको 30 न्यूटन की फोर्स भी दी हुई थी, जिसका एक्स कंपोनेंट जीरो था और वाई कंपोनेंट जो है वो डाउनवर्ड ही था, और दैट वाज 30 एज वेल। ठीक है, तो अब अगर आप देखो तो आर एक्स की वैल्यू जीरो है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि अलोंग द बी सी जो है वो आपकी कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर अलोंग द बी सी आपकी कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती तो दैट वुड मीन कि आपका वहां पर कोई कंपोनेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो हेंस आप फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड अगर करना भी चाहते हो तो वो इक्वल टू जीरो होगा। तो या तो आप ये लगा लें, या फिर आप फॉरवर्ड इक्वल टू बैकवर्ड लगा लें। आपकी अपनी मर्जी, आप इसको कैसे करना चाहते हो। तो फॉरवर्ड इज इक्वल टू बैकवर्ड लगा लेते हैं। फॉरवर्ड में देखो आपके पास एक ही फोर्स है, एफ कॉस 40, और बैकवर्ड में एक ही फोर्स है, 25 कॉस 30। ठीक है, अगर किसी के पास कैलकुलेटर है तो प्लीज मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बता दे, बड़ा भला हो जाएगा आप लोगों का। 28.26। ये याद रखिएगा कि आपने अपना फाइनल आंसर जो है वो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना होता है, मैं तो नहीं दे रहा। आप लोगों को ये चीज़ जो है वो पता होनी चाहिए, एंटर भी कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो एफ की वैल्यू वो आ गई, और अब हमारे पास एक वर्टिकल कंपोनेंट्स भी हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट्स की वैल्यूज ने कहा है कि जीरो नहीं है, तो दैट मीन्स हमें अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड जो है वो करना पड़ेगा, अप माइनस डाउन करना पड़ेगा। तो आपके केस में हमारे पास दो फोर्सेज हैं, एक 25 साइन 30 है आपके केस में। ठीक है, एक हमारे पास आपके केस में 28.3 साइन 40 है। ठीक है, और डाउन के केस में हमारे पास एक ही फोर्स है, विच इज 30 न्यूटन। इसको भी अगर आप पूरे को कैलकुलेटर में डालें तो मुझे काइंडली अगर बता दें कि आपके पास क्या बनता है, तो फिर अगेन बहुत अच्छी बात हो जाएगी। मोहित या अब्दुल्ला, आप में से किसी के पास कैलकुलेटर है तो प्लीज यार जरा चेक करना। तस्लीन, अगर आपके पास है बेटा तो प्लीज मुझे आंसर बता दें। मेरे पास बड़ा अजीब सा आंसर आ रहा है, 0 -33.8। है 33.8, ये तो नहीं आ रहा मेरा। -33.8। -33.8 तो किसी सूरत में हो ही नहीं सकता, मतलब वो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, ट्वेंटी एक फाइव सेकंड। 25 साइन 30 जो है वो 12.5 बनता है। 28.3 इंटू साइन 40 जो है, अगर वो करोगे तो वो 30.69 बन रहा है। -30 करोगे तो 0.691 बन रहा है।
0.691। इससे ज्यादा जो है वो बुरी वैल्यू नहीं आ रही। तो एक दफा ये दोबारा वेरीफाई कर लो, या तो मैंने इसके कहने में कोई देख लो फोर्स वगैरह में तो गलती नहीं कर दी, या कोई और गलती तो नहीं है, क्योंकि मुझे तो वो ठीक लग रहा है। 0.691 जो है वो मेरा आंसर आया आर वाई का। ठीक है। और उसने साथ में मुझसे एंड पे पूछा हुआ था कि आप रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता दें। अब रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आर एक्स का स्क्वायर करना होता है और आर वाई का स्क्वायर करना होता है। ठीक है। अब आर एक्स का स्क्वायर क्या ही करेंगे कि वो जीरो है, तो आर वाई का स्क्वायर भी क्या ही करेंगे, क्योंकि एंड पे वो कैंसिल आउट होकर सेम चीज ही बन जाएगी। तो 0.691 न्यूटन बन रहा है। ठीक है। और जो आपकी वो है, क्या कहते हैं, डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए आपको थीटा निकालना होता है, बट एक्स की वैल्यू जीरो है और सिर्फ आर वाई की वैल्यू आ रही है और वो भी पॉजिटिव आ रही है। तो आपकी डायरेक्शन जो है वो आप लिख दें यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो आई थिंक दिस शुड बी मोर देन इनफ। अगर किसी ने कैलकुलेशन करनी है तो प्लीज मुझे बता दें, कैलकुलेशन में कोई मसला है तो। अगर नहीं है तो मुझे लग रहा है कि दिस शुड बी द फाइनल। ऐसे ठीक है, आगे चलते हैं। या फिर मैं जूम आउट कर रहा हूँ, एक दफा देख लें, अगर कोई और दोबारा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है तो प्लीज पूछ लें। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है ना, यहाँ पर अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि आप लोगों ने हमेशा एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली लिखना होता है। तो यहाँ पर ये लिखना मत भूलिएगा कि ये बिलो दी एक्स एक्सिस है। ठीक है। बिलो दी एक्स एक्सिस, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप ये भी कर सकते हो कि पूरा जो है ना वो एंगल फाइंड कर लो अपना, ऑल द वे कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर, क्योंकि ये थर्ड क्वार्टर में बन रहा है, अगर आप देखो तो सारी वैल्यूज नेगेटिव है। तो कमिंग फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम द थर्ड क्वाड्रेंट आपके पास 180 प्लस तक कुछ बनेगा। तो 180 प्लस करोगे तो वो 217.719 बनेगा। तो या तो ये फाइंड कर लो या फिर वो लिख दो कि बिलो दी एक्स एक्सिस वाला सीन है। ठीक है। तो उसको जैसे भी करना चाहते हो वो अब आपकी अपनी मर्जी है। तो अगर इसको लिखना चाहो कि वो बिलो दी एक्स एक्सिस बनता है, ठीक है, तो आप उसको बिलो दी एक्स एक्सिस लिख दो। और अगर आपको लग रहा है कि ये उसको क्या नाम है, उसको 27 वो यूं करके लिखना चाहते हो तो यूं करके लिख दो। इधर वे जो है ना वो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें यहाँ पर, उसमें वो कह रहे हैं कि फोर कोप्लेनर फोर्सेस एक्ट एट द पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस आर F2 F3 Fn30, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस आर शोन इन द डायग्राम, गिवन दैट द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। तो अब ये वाली चीज देख लो, वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, विच मींस आपको डायरेक्शन डायरेक्शन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन कुछ होगी ही नहीं। उसकी डायरेक्शन जो है वो सिंपल जीरो ही होगी। तो आपको डायरेक्शन वगैरह की खुद से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में आप सिंपल अप इज इक्वल टू डाउन, फॉरवर्ड इज इक्वल टू बैकवर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है। जब आपको डायरेक्शन ना पता हो तब आप यूज नहीं कर सकते, तब आपको आर एक्स और आर वाई की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो इस केस में अगेन वो आप जो हम डब्बा बनाते हैं वो आप डब्बा बना लें। ठीक है। तो अगर आप इस दफा डब्बा बनाएं तो मेरे ख्याल है आपके पास काफी ज्यादा फोर्सेज हैं। एक आपके पास फोर्स है 2F की। ठीक है। दूसरी फोर्स है आपके पास 30। अगर कहते हैं तो F और 3F जो है उसको मेंशन कर देता हूँ, बट अगर आपको याद भी हो तो 3F और F जो है उनके कोई कंपोनेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के कोई कंपोनेंट्स नहीं होते। ठीक है। तो अब इस केस में आपने क्या करना है कि 30 न्यूटन के कंपोनेंट्स बना लें। तो 30 न्यूटन का कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, ट्राइंगल कंप्लीट करके। तो एक बैकवर्ड बन रहा है और एक अपवर्ड बन रहा है। बैकवर्ड वाला जो है वो आपका एडजेसेंट कंपोनेंट है, तो वो हो जाएगा 30 cos थीटा, और वो बैकवर्ड्स है, एरो लगाना मत भूलिएगा। और दूसरा कंपोनेंट 30 sin थीटा,
वो आपके पास अपवर्ड है तो वो ऐसे बन जाएगा। ठीक है। सिमिलरली जो है वो आप 2f के साथ भी कंपोनेंट बना लें। 2f के अगर आप कंपोनेंट बनाएंगे तो एक फॉरवर्ड कंपोनेंट है, एक अपवर्ड कंपोनेंट है, बट इस दफा जो है वो आपके पास 45 डिग्री का एंगल नहीं है अंदर वाला, तो 90 में से माइनस करके फाइंड कर लें तो ये भी 45 आ जाएगा। ठीक है। तो आपके पास 2f के क्या कंपोनेंट्स बनेंगे? एक कंपोनेंट बनेगा 2f cos 45, ठीक है, जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और दूसरा होगा 2f cos 45 जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। आपके पास ये दोनों हो गए। 3f और f जो हैं उनका हॉरिजॉन्टल f का कोई कंपोनेंट नहीं होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो कि f ही रहेगा। और 3f जो है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होएगा 3f के नाम से, जो कि टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट उसका जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब आप जो है वो अपनी इक्वेशंस बना लें। इक्वेशंस बनाने के लिए आपको ज़्यादा वो रॉकेट साइंस करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड या फॉरवर्ड इज इक्वल टू बैकवर्ड करें। अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड करोगे तो अप में देख लें आपके पास कौन कौन सी फोर्सेज हैं। एफ की मैंने डायरेक्शन ही लगाई थी, डाउनवर्ड थी। तो अप में आपके पास एक ही फोर्स है विच इज 30 साइन थीटा, और डाउन में आपके पास दो फोर्सेज हैं, एक 2f cos 45 है, ठीक है, और एक सिंपल f है। तो अगर आप यहाँ से जो है वो एफ को सब्जेक्ट बनाना चाहें, क्योंकि ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे आपके पास वो बनेगी साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है, उन्हीं साइमल्टेनियस इक्वेशंस की बेसिस पे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो खैर इसको फिर अभी के लिए इक्वेशन नंबर 1 लेबल कर देते हैं। अब जो है वो आप फॉरवर्ड इज इक्वल टू बैकवर्ड कर लो। फॉरवर्ड के केस में देखो आपके पास दो फोर्सेज है। फॉरवर्ड के केस में 2f cos 45 प्लस 3f इज इक्वल टू 30 cos थीटा। ठीक है। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन होगी। अब दोनों इक्वेशन आपके पास बन गई हैं। आप इक्वेशन नंबर 1 में से भी एफ को सब्जेक्ट बना लें, आप इक्वेशन नंबर 2 में भी एफ को सब्जेक्ट बना लें। दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के इक्वल पुट करें और इनको सिंप्लीफाई कर दें। इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड से अगर आप एफ को सब्जेक्ट बनाओगे तो 30 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos 45 प्लस 1 इज इक्वल टू एफ आपके पास आ जाएगा। ठीक है। और अगर आप इक्वेशन नंबर 2 से सब्जेक्ट बनाओगे तो आपके पास यहां से बनेगा एफ इज इक्वल टू 30 cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos 45 प्लस 3। ठीक है। दोनों इक्वेशंस आपकी एक दूसरे के इक्वल होंगी क्योंकि दोनों एफ के इक्वल हैं। दोनों को एक दूसरे के इक्वल पुट करें, 30 साइन थीटा ओवर 2 cos 45 प्लस 1 इक्वल्स टू 30 cos थीटा इक्वल्स टू 2 cos 45 प्लस 3। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है। मैं पूरा पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं करता, बट ये अगर थोड़ी सी सेंस है तो 30 और 30 कैंसिल आउट हो जाएंगे। कॉस थीटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो साइन थीटा और कॉस थीटा टेन थीटा बन जाएगा। और आपकी राइट साइड पे जो है वो ये 2 cos 45 जो है ये ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर आपका वैसे ही रह जाएगा। पूरी चीज को कैलकुलेटर में डालें, कैलकुलेटर में डालने के बाद उस पर टेन इनवर्स कर दें तो मेरा ख्याल है आपके पास थीटा की वैल्यू जो है वो सीधी सीधी आ जाएगी। तो टेन इनवर्स लिखते हैं 2 cos 45 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 cos 45 प्लस 3। आपके पास यहाँ से आंसर बन रहा है 28.67, विच विल बी, ये थीटा की वैल्यू है, विच विल फर्दर बी कैटेगराइज्ड एज 28.7। ठीक है। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स मत भूलिएगा। ये हो गया। और आपने सिंस एफ की वैल्यू भी निकालनी थी तो एफ की वैल्यू के लिए किसी भी एक के अंदर आप थीटा को सब्स्टिट्यूट कर दें। इसके अंदर जब आप थीटा को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास आंसर क्या बनता है? 30 साइन आंसर डिवाइडेड बाय 2 cos 45 प्लस 1। आपके पास यहाँ से आंसर बन रहा है 5.96। तो 5.96 आपके पास फोर्स आ जाएगी।
और थीटा की सब्स्टिट्यूशन के बाद आपके पास एफ जो है 5.96 है, थीटा आपके पास 28.7 है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस यही वाली थोड़ी सी चीज़ है कि आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको थोड़ी सी सॉल्व करने में मसला होगा। बाकी अगर आप ये टेबल बना लें और आप कंपोनेंट सही बनाते जाएं तो मेरा ख्याल है इतना कोई मुश्किल रॉकेट साइंस क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर। ज्यादातर इसी तरह के क्वेश्चंस है। अब मैं ये इस तरह के जो क्वेश्चन अब ये इसमें भी देखें, दोबारा वो कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ये है कि आपके पास सारी जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, तो वहां से आप कंपोनेंट्स दोबारा बना के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं कंपोनेंट्स बना देता हूँ, इक्वेशन में ये वाली सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि ये बिल्कुल वैसी है वैसी जैसे पिछली वाली थी। कंपोनेंट्स बनाने में मसला हो सकता है, तो मैं कंपोनेंट्स बना देता हूँ। तो यहाँ पर हम दोबारा टेबल बना लेते हैं। ठीक है, और हमारे पास जितनी जो जो सी फोर्सेज है वो लिख लेते हैं। एक हमारे पास फोर्स है 2 न्यूटन की, वो भी लिख लेते हैं। एक हमारे पास फोर्स है 16 न्यूटन की, वो भी नोट डाउन कर लेते हैं। एक हमारे पास फोर्स है 10 न्यूटन की, वो भी लिस्ट डाउन कर लेते हैं। और एक हमारे पास टॉप पर फोर्स दी हुई है 3 न्यूटन की, वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब हमने सिंपल कुछ भी नहीं करना, हमने सिंपल उनके जो है वो एक्स और वाई कंपोनेंट्स राइट डाउन करने और साथ में उनके डायरेक्शंस बनानी है। बट एक्स और वाई कंपोनेंट्स बनाने के लिए प्लीज मेरी सजेशन है कि ऊपर जाकर ट्राइंगल कंप्लीट जरूर कर लिया करें। आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा कंपोनेंट किस डायरेक्शन पे है। तो इसमें देखो, तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट राइट डायरेक्शन पे है और आपका वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका इस केस में एंगल के साथ एडजस्टेंट बन रहा है, इस केस में आपका ऑपोजिट बन रहा है। तो ऑपोजिट वाला कंपोनेंट हमेशा साइन का होता है, एडजस्टेंट वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस का होता है। तो इस केस में जो आपका 10 है, 10 के एक कंपोनेंट बनेगा 10 cos 25। ठीक है, और डायरेक्शन होगी राइट हैंड साइड पे। फिर एक कंपोनेंट बनेगा 10 sin 25 और उसकी डायरेक्शन होगी नीचे की तरफ। ठीक है, इसी तरह आप 16 न्यूटन में आ जाएं तो 16 न्यूटन में आके आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो यहाँ पर थोड़ी सी चेंज होगी। तो इस केस में अगर आप देखें तो आपका ट्राइंगल जो है वो ऐसा कुछ कंप्लीट हो रहा है कि आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैकवर्ड्स है लेकिन आपका वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड है। लेकिन इस केस में जो चीज़ चेंज होगी वो ये है कि आपका वर्टिकल कंपोनेंट एंगल के साथ इस दफ़ा एडजेसेंट है और आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो ऑपोजिट है। दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल के लिए इस दफ़ा साइन यूज़ करना पड़ेगा और एडजेसेंट के लिए वर्टिकल के लिए आपको कॉस यूज़ करना पड़ेगा। तो आपका एक एंगल बनेगा 16 साइन थीटा, जो कि आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और वो था भी बैकवर्ड्स। और आपके पास एक वर्टिकल कंपोनेंट है विच इज 16 cos थीटा, जो कि था डाउनवर्ड। तो ये आपके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। उसी तरह अगर आप 40 को देखो तो 40 के सॉरी 2 को देखो तो 2 के केस में दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक बैकवर्ड और एक डाउनवर्ड। इसमें भी वही वाला सीन है कि बैकवर्ड कंपोनेंट आपका एडजस्टेंट है, डाउनवर्ड कंपोनेंट आपका ऑपोजिट है। तो 2 न्यूटन cos 40 आपके पास बनेगा एक कंपोनेंट विच इज बैकवर्ड्स, और दूसरा आपके पास बनेगा 2 न्यूटन sin 40 जो कि डाउनवर्ड कंपोनेंट है। तो ये आपका बन गया। तो आपके अभी तक अगर आप देखो तो तीन सारे कंपोनेंट्स आपके वाई एक्सिस के डाउनवर्ड्स हैं। फॉरवर्ड आपके पास एक है और वो आपके पास बैकवर्ड आपके पास दो हैं। और सिमिलरली जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है पी का एक्स कंपोनेंट तो जीरो होगा क्योंकि वर्टिकल का वाई कंपोनेंट कुछ एक्स कंपोनेंट नहीं होता और उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। अब ये इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, फॉरवर्ड इज इक्वल टू बैकवर्ड कर दें, दो बैकवर्ड है दोनों को ऐड करके इज इक्वल टू फॉरवर्ड वाली के इक्वल पुट कर दें, और जो आपकी अपवर्ड वाली है वो एक ही है उसको इक्वल टू ऑल थ्री को ऐड करके डाउनवर्ड के इक्वल पुट कर दें। ठीक है, तो आपके पास जो है ना सारी चीजें यूँ आराम से वो इक्वेशन बन जाएंगी। फिर उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियसली सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट वो अलजेब्रा का पार्ट है, बस में थोड़ी बहुत मुश्किल जो है वो अगर आप ही चाहे तो इतनी कोई बहुत बड़ा मसले का इशू नहीं है। ठीक है, इसमें भी वही है कि आपके पास सारी फोर्सेस बनी हुई हैं और वो कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपने निकालनी है इक्विलिब्रियम की। ठीक है, विच विल प्रोड्यूस एन इक्विलिब्रियम। सही है, वो इक्विलिब्रियम में है नहीं बट वो कह रहे हैं कि वो प्रोड्यूस करना चाहिए इक्विलिब्रियम को। तो इसमें बात वही वाली है कि आपको नहीं पता कि आपकी रिजल्टेंट फोर्स टेक्निकली आपसे मांग रहे हैं कि वो किस तरफ एक्ट करेगी, वो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो आप अगेन अगर चाहो तो एक हाइपोथेटिकल डायरेक्शन जो है वो आप कंसिडर करके आगे चल सकते हो, और दूसरी वाली जो है वो आप उसको कर लो, क्या कहते हैं, अगर वो नेगेटिव आएगी तो आप अपोजिट डायरेक्शन कंसिडर कर लीजिएगा। सिमिलरली अपवर्ड और डाउनवर्ड के केस में भी ऐसे ही है। दोबारा कंपोनेंट्स ब्रेक करने में इशू हो सकता है तो कंपोनेंट्स जो है वो मैं आपके लिए ब्रेक कर देता हूँ।
तो कंपोनेंट्स ब्रेक करने के लिए एक दोबारा वो अपना डब्बा बना लेते हैं, ठीक है। अब वो डब्बा जो है उसके अंदर आपके पास कौन कौन सी फोर्सेज होंगी, एक 8 न्यूटन की फोर्स होगी, एक 12 की होगी, एक 16 की होगी, एक 24 की होगी। तो एक 8 न्यूटन की फोर्स है, एक 16 न्यूटन की फोर्स है, एक आपके पास 12 न्यूटन की फोर्स है, और एक आपके पास 24 की है। और इसमें आप अपने एक्स का बॉक्स बना लें और इसमें वाई का बॉक्स बना लें, ठीक है। इसमें कंपोनेंट्स जो हैं वो देख लें कैसे होंगे। 8 न्यूटन के आपके पास सबसे पहले प्लीज जाके ड्रॉ करना मत भूलें, इससे आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि किस तरफ होता है। अब देखिए इसका एडजस्टेंट कंपोनेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल वाला है। दैट वुड मीन कि वो 8 cos 30 एडजस्टेंट होएगा, और 8 sin 30 जो है वो आपका वर्टिकल होगा, विच इज दी ऑपोजिट कंपोनेंट। और आपका जो हॉरिजॉन्टल है वो टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड है, और जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। अब इसी तरह 16 के भी देख लें। 16 के जो दो कंपोनेंट्स आप बनाएंगे, एक आपका वो बैकवर्ड कंपोनेंट बन रहा है और दूसरा आपका डाउनवर्ड कंपोनेंट बन रहा है। तो उसका भी ये वाला सीन है कि जो आपका एडजेसेंट कंपोनेंट है वो इस दफा वो कॉस का ही कंपोनेंट है और वो हॉरिजॉन्टल ही है, तो आप उसको कर देंगे 16 cos 30, ठीक है। और साथ में लिखते हैं कि बैकवर्ड्स है, और 16 sin 30 आपका डाउनवर्ड कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। 12 के केस में अगेन थोड़ी सी चीज आपको ट्रिकी होगी, तंग भी करेगी थोड़ी सी, क्योंकि दोबारा इसका जो एंगल है वो रेगुलर एंगल नहीं है थोड़ा सा। तो इस केस में जो आपका वर्टिकल है वो एडजेसेंट है, और जो आपका हॉरिजॉन्टल है वो ऑपोजिट है। दैट वुड मीन कि आपका वर्टिकल कंपोनेंट इस दफा कॉस का होगा, और आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो साइन का होगा। तो 12 की जो फोर्सेस बनेंगी वो 12 sin 30 बनेगा हॉरिजॉन्टल का, ठीक है। और वो है भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और 12 cos 30 बनेगा आपका ये वाला, जो कि है भी अपर डायरेक्शन में, ठीक। और लास्टली आपके पास 24 न्यूटन है। 24 न्यूटन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही है, और वो है भी राइट हैंड साइड पे, इसलिए उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो आपके पास कंप्लीटली जीरो होगा, ठीक है। जब आपने ये सारी चीजें कर ली, तो आपने अब ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना। आपने सिंपल जो है वो अपना जाके देखें। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपने ऐसी फोर्स की वैल्यू फिगर आउट करनी है कि आपका पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में चला जाए, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में डालने के लिए अब सिस्टम को आप क्या करोगे, सिंपल अपनी इक्वेशन बनाएंगे फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड की। फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड की इज इक्वल टू आर एक्स की, और आर वाई की इक्वेशन बनाएंगे, और उन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास जो है वो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं अगेन यहाँ पर छोड़ रहा हूँ एक दफ़ा, क्योंकि कंपोनेंट जो है वो आप उसको दोबारा रिव्यू कर लो। अगर आपको लगे कि कंपोनेंट में कोई ऐसा मसला है तो पूछने वाला है तो प्लीज़ पूछ लें। अगर आपको लगे कि ऐसा कोई मसला नहीं है तो मुझे कोई इशू नहीं। सर ये 24 वाला गेम बता दें। यार जो आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स होते हैं ना मोहित, वो ब्रेक नहीं हुआ करते, ठीक है। जो आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वैल्यूज होती हैं वो ब्रेक नहीं होती। तो जो हॉरिजॉन्टल है वो वैसी रहेगी, जो आपकी वर्टिकल है वो वैसी रहेगी। तो फॉर एग्जांपल इस केस में जो आपकी हॉरिजॉन्टल है उसकी वैल्यू क्या है, 24 है, तो वो 24 ही रहेगी। आपकी वर्टिकल की वैल्यू क्या है, आपकी वर्टिकल की वैल्यू अगर फिर जिससे ये याद हो पिछले क्वेश्चन में आपकी वर्टिकल की वैल्यू एफ थी, तो वो एफ जो है वो फिर एफ ही रहेगी, वो ब्रेक नहीं होगी। तो कंपोनेंट्स आपके ब्रेक होते हैं, बट तब ब्रेक होते हैं जब आपके पास एंगल्स पे हो, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वैल्यूज हैं वो आपकी ब्रेक नहीं होती, ठीक है। तो आपने जो अब आपके पास सारी फोर्सेस आई थी, आप उनको फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू करके आर एक्स कर दो, और फिर सिमिलरली इसको वो करो, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड इज इक्वल टू करके आर वाई कर दो, ठीक है। तो आपके पास दो जो है वो इक्वेशन बन जाएंगी। जो आपके दो इक्वेशन बन जाए तो उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके देख लेना। मेरे ख्याल है आपको कोई ऐसी वैल्यू है जो गिवन नहीं है, आपको सारे एंगल्स वगैरह की वैल्यूज तो ऑलरेडी गिवन है, तो इसमें कोई मसला भी नहीं आएगा। तो इसके अंदर थीटा वगैरह जो है वो सारे आपको दिए हुए हैं, तो आपको डालें, डाल के प्लग इन करके उनकी वैल्यू निकाल लें, तो सिंपल सोल्यूशन निकलेगा। तो जब आर एक्स और आर वाई की वैल्यूज निकल आए तो उनको थीटा में डालिएगा, तो वहां से थीटा भी आपको बस डायरेक्टली निकल आएगा।
तो इसमें सिर्फ ये आपको धोखा देने के लिए उसने लिखा हुआ है कि वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। टेक्निकली वो मांग आपसे अभी भी रिजल्टेंट फोर्स की ही वैल्यूज रहा है। ठीक है। तो उसके लिए आपको अभी भी वही करना है जो आप पहले भी रिजल्टेंट फोर्स के लिए करते हो, दिस इज नॉट एन इक्विलिब्रियम। सही। वो सिर्फ उसने डॉज करने के लिए आपको कहा। इसके बाद जो है, बस ठीक है। अच्छा, मैं ये पीडीएफ जो है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो ज़रूर करिएगा। और अभी बाकी क्वेश्चंस जो हैं टेंशन वाले वो भी हमने करने हैं। नीचे मार्किंग स्कीम दी हुई है, वहां से आंसर अपने वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपको लगे कि कोई क्वेश्चन आपका गलत है, बात पूछ लेना।